नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी गई। यह सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए ही है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यही कि किस तरीके का टैक्स डिडक्शन देखने को मिला है, इस रिपोर्ट में आप देखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 सालाना कर दिया है। यह बदलाव न्यू टैक्स रेजिम के तहत किया गया है। 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव न्यू टैक्स स्लैब रेट में हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम होने पर 5%, 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10% और 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15%, 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स लागू होगा। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. हमारे बहुत सालों से हमारे देश में एक इनकम टैक्स का चार्ज करने का एक सिस्टम चला हुआ है। तो पिछले बजट में जब सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दो बना दी। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से सबको ATC के डिडक्शन और 50 टाइप के डिडक्शन थे। न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने बोला आपकी इनकम इतनी है तो इसके ऊपर हम इस हिसाब से आपको टैक्स लगाएंगे। हम इंटेंशन क्या है सरकार की? सरकार की इंटेंशन है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके हाथ में हो, जिससे आप अपने तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकें। मतलब ये क्या जनता के हाथ में है कि आपको पे टैक्स ओल्ड रिजिम के हिसाब से करना है या न्यू रिजिम के हिसाब से करना है, या उसके लिए कोई कंडीशन है? हाँ जी, आपके पास अभी एक चॉइस है कि आप अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजिम में ले जाना चाहते हैं कि नई टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजिम में एंटर कर लिया तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा सकते। अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप्स लिया है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो न्यू टैक्स रिजिम में हैं उनके लिए जो पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 रुपये, इसको सरकार ने 75,000 रुपये कर दिया है। जो काबिले गौर है कि बीजेपी सरकार ने 2018 में बजट के स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये सालाना कर दिया था। इसके बाद 2019 में अंतरिम बजट के मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई थी। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब इसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ये हमने आपको बजट की कुछ अहम बातें भी बताई और साथ ही साथ किस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में कुछ रियायतें दी गई है उस पर भी विस्तृत जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का, जहां से हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं रंजीत चौटाला। आप हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री है, बहुत बहुत स्वागत है रंजीत चौटाला जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बजट जिस तरीके से आया, विशेषज्ञ मानते हैं कि बैलेंस्ड बजट है, आप इस बजट पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी बातें आपको इस बजट में ऐसी लगी जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो विशेष तौर पर विशेष बनाती है इस बजट को? देखिए, सबसे बढ़िया तो इसमें यह आया है कि जो बहुत लोग अपनी इनकम छुपाई रखते थे उन लोगों को एक मौका दिया गया है ताकि वो खुल के बाहर। इस करके स्टेट का रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो काम करा है, मैं समझता हूँ बहुत दिनों से लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा स्लैब बने। जो नया स्लैब बना है ये बहुत बढ़िया है। हर आदमी अपने आप को अपनी इनकम डिस्क्लोज करेगा। मेरे ख्याल में अब इनकम टैक्स पे ही एकदम मैं 60-70% बढ़ जाएंगे। जो लोग पहले बड़ा जब स्लैब होता था तो उससे डरते थे, अब जो 15 लाख तक का जो 20% पे रखा है, 3% रख दिया। जैसे 3 से 7, 1 से 3 तक है उस पर 3%, 3 से 7 उस पर 5%। ये जो कराए 1 से 3 तक कोई टैक्स नहीं है, तो बहुत लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं समझता हूँ इनकम टैक्स पे ही है वो ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा बढ़ेंगे। नंबर 2, दूसरा जो सर्विसेज के लोगों के लिए किया गया है, ये 50,000 से जो 75,000 कर दिया, उनको ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो भी उन्हें अपने आप को ज़्यादा नंबर निकल के आ जाएंगे, उससे भी मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट को फ़ायदा है। इसके बाद जो बच्चों के लिए लोन का करा है कि 3% तक उन पर जो बच्चा एजुकेशन के लिए लोन लेगा उसको 3% टैक्स देना पड़ेगा। इससे कम कहीं रिबेट मिल ही नहीं सकता था। ये एक सबसे बड़ी पुश है जो बच्चों को बढ़ाने की बात है। और जो फर्स्ट जॉब जिन्हें मिलेगी उनको 15,000 रुपये का जो दिया जाएगा, साल में 3 अलग अलग 5-5 करके 15 साल 15,000 दिया जाएगा। ये भी मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया। और ख़ास करके जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए जो दवाई इम्पोर्ट होती थी उस पर बहुत हैवी ड्यूटी लगती थी, उस पर जो ड्यूटी फ्री उसको बना के करा गया। ये आम आदमी के रीच की बात हो जाएगी। अब उन्हें बाहर नहीं भागना पड़ेगा, अपने देश में एक बेहतरीन इलाज कम पैसों में होगा। मैं ये सारी बातों से समझता हूँ कि आम जन के लिए बहुत बढ़िया बजट है और बहुत सोच समझ के बजट को पेश करा गया है। और इससे देश का जीडीपी और देश का पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ेगा और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। चलिए सर, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी अगर मैं बातें करूं तो मुफ्त सौर बिजली योजना का प्रावधान किया गया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई और 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तरफ भी कदम बढ़ाया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं इंडिविजुअली भी, क्योंकि इन चीज़ों के साथ आप लगातार जुड़े भी रहते हैं, तो ऐसे में इन चीज़ों पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएंगे कि किस तरीके से सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ा जा सकता है? सोलर पे इन्होंने करा है वो बहुत बढ़िया करा है कि 3 करोड़ लोगों को जो देश में सोलर दे रहे हैं, गरीब लोगों को जिनके 1,85,000 से कम इनकम है, उसमें हरियाणा में भी हम लेकर चलें कि 1 लाख लोगों को तो इमीडिएट देंगे और उसमें 60,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 50,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये मिलकर कोई 1,10,000 है और ये सारा सिस्टम 1 लाख में, वो जो पैनल है वो 1 लाख में इंस्टॉल हो जाएगा। उस गरीब आदमी को कोई खर्चा नहीं है, 2 मेगावाट तक की फ्री बिजली मिलेगी। उसके घर में अगर कुछ यूनिट बच जाएंगे तो सरकार को सेल करके उसका पैसा भी कमाएगा, वो एडिशनल इनकम होगी। तो 1 लाख परिवार को मुफ्त बिजली मिलेगी। मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया अच्छा कदम है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर मैं विपक्ष का जिक्र यहाँ पर कर लूँ तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, जिन मसलों को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत बेहतरीन चीज़ें की गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टैक्स स्लैब में जो राहत मिली है मिडिल क्लास लोगों को या फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें, तो विपक्ष इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहा है और कह रहा है कि बजट सिर्फ जो है वो कॉपी पेस्ट की प्रथा पर ही आगे बढ़ रहा है, इसमें कुछ खास है नहीं। उन्हें ये पूछोगे जो आपका पहले था उससे हमने बहुत इम्प्रूवमेंट करा है। इनकम टैक्स वाली बात पे देख लें कि पहले एकदम आते ही जब 10 लाख से ऊपर होता था 30% टैक्स लग जाता था। उन आदमियों से पूछो जो अब इसमें बीच में कवर हो रहे हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और जो दूसरा
कैंसर वाला पेशेंट का करा, ये बहुत बड़ी बात है। ये आम लोगों को फायदा है। इस देश में 145 करोड़ की जहाँ आबादी हो, कितने लोग पेशेंट मरते थे, उनकी डेथ होती थी, उनको सरकार में इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बच्चों के एजुकेशन के मामले में जो 3% पे लोन दिया जा रहा है बहुत बड़ा है। सर्विसेज के मामले में जो 50 से 75 हज़ार करा है, ये उन लोगों को रिलीफ मिलेगा। कितने, मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अब ये कांग्रेस ने तो अपना वही बात है, इन्होंने तो चंदा मामा वाली कहानियाँ कहनी है, चांद की, और रोज़ इनके तो कहानी रहती है। हमेशा कुछ भी दे दो तो क्रिटिसाइज करेंगे। अगर हमने कश्मीर जीत के हिंदुस्तान के साथ दे दिया तो भी कहता है कुछ नहीं करा। अरे ये कभी सोचा ही नहीं था, जो इन्होंने तो दे दिया था, सरकार ने वापस लिया है। सर, जीएसटी को लेकर बहुत बातें हो रही है और सरकार की तरफ से कहा गया कि जीएसटी से आम आदमी पर टैक्स कम हुआ है, जीएसटी से केंद्र और राज्य सरकार का राजस्व बढ़ा है, लेकिन इसे लेकर भी जो विपक्ष है वो निगाहें तरेरता हुआ नजर आता है। जीएसटी को लेकर अगर आप कहना चाहें, क्योंकि लगातार ये बात होती है कि एक तरफ इनकम पर टैक्स लग जाता है जो आम आदमी है उसकी, और साथ ही साथ जीएसटी हो या फिर और अलग अलग जो टैक्सेस आपको चीज़ों पर देने पड़ते हैं, कोई सामान आप खरीदते हैं उस पर देने पड़ते हैं जीएसटी, तो उसे लेकर एक स्थिति ऐसी उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है कि डबल टैक्स लोगों से वसूला जा रहा है। उसे किस तरीके से क्लैरिफाई करेंगे आप? देखिए, जब गवर्नमेंट कहीं टैक्स लेती है ना तो लोगों को लेके लोगों को ही वापस कर देती है। जब बजट में पहले तो इनकम आई कहाँ से, फिर खर्च कहाँ करी गई, उसी को करके सब लोगों को बैलेंस करने के लिए ठीक करा जाता है। सरकार देखती है कि किन से लेना चाहिए और किन के ऊपर खर्च करना चाहिए। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, सदा से चला आ रहा है और स्लैब घटते बढ़ते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि ये तो खाली अगर क्रिटिसाइज करने का मुद्दा बनाए तो दूसरी बात है, पर लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, आपका जीडीपी बढ़ता है और आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है, तभी इस वक्त हम दुनिया की वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी 5 इकोनॉमी, ये तो मैं नहीं कह, ठीक है, जो उन्हें दोनों को बिहार को स्पेशल उन्हें जो रिलीफ दिया गया बिहार के लिए सड़कों का जाल बुनने को लेकर जो है वो विशेष ध्यान इस बाबत दिया गया है। विपक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े तो वो इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा सेंटर्ड है, फोकस्ड है और लगातार कह रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही ये मेहरबानी क्यों की गई है। और कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़े थे, वो तो ये कह रहे थे कि बस ये दिखाने के लिए दे दिया गया है, क्या जाने उन्हें मिलेगा भी या नहीं। यानी कुल मिलाकर वो सीधे तौर पर बीजेपी पर, सेंटर पर ये निशाना साध रहे हैं कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से एनडीए के साथ नजर आए और सत्ता पर काबिज रहने में मदद कर रहे हैं, उसी का उन्हें ये इनाम दे दिया गया। देखिए, वो तो उनके अपने अपने कहने की बात है। उन्हें कहो ना, बिहार के जो कांग्रेस नेता है, आंध्र प्रदेश के हैं, वो अपना इस बात पे खुल के बोले, वो कोई बोलता नहीं। ये बेकार की बात है कि बिहार को जब देखिए सारी स्टेट में एक मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, जितना जहाँ जिसका होना चाहिए उसकी मदद करनी चाहिए। बिहार पिछड़ा है तो उसे मदद करने के लिए करना चाहिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश का कोई पार्ट पिछड़ा है तो उसके लिए स्पेशल मदद की जाती है। अगर रोड बनाई जाता है, हाईवेज बढ़ते हैं, तो वो तो 1 साल उनमें खर्च होता है, अगले 10 साल तो कमाई का साधन बन जाता है। उतना ही हमारा जितना फास्ट हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जितने हमारे नेशनल हाईवेज बनेंगे, ये होंगे, तो कुछ हाईवेज के लिए भी पैसा दिया गया है। इसमें ग्रोथ तो नेशनल ग्रोथ होती है, कोई एक स्टेट की बात थोड़ी है। सर, हरियाणा के लिहाज से इस बजट को कैसे देखते हैं? और हरियाणा के लिहाज से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 100 दिन से कम का वक्त बचा है जब चुनाव हरियाणा में होने हैं विधानसभा के। उसे लेकर आप इस बजट को कैसे देखते हैं और साथ ही साथ किस तरीके की तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी भी, बीजेपी की भी? देखिए, 2/3 हरियाणा जो है वो एनसीआर को कवर करता है, दिल्ली के साथ लगा है। जितनी इंडस्ट्रीज है, जितना हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है, उसके हिसाब से इस बजट का हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और हरियाणा के लोग तो इसे बहुत रिलीफ महसूस करेंगे कि एक अच्छा, आम जन इसे महसूस करें कि बहुत बढ़िया बजट है, इससे बढ़िया प्रोग्रेसिव बजट हो नहीं सकता था। हरियाणा के लोग तो इसे वेलकम करेंगे। बिल्कुल सर, आपने क्योंकि जिक्र किया कि एनसीआर में किस तरीके से हरियाणा के कई हिस्से आते हैं और लगातार ये कहा जाता है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम
हरियाणा की आर्थिकी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और जिस तरीके का बजट आया है उससे उद्योगों को किस तरीके से फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे याद है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ इंटरव्यू हम कर रहे थे और उनसे भी हमने ये सवाल पूछा था, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अब आर्थिकी में हरियाणा की सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद नहीं, वो करनाल हो, वो पानीपत हो, सोनीपत हो, इन तमाम जगहों पर भी इंडस्ट्रीज़ में बूम आ रहा है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे आप कितना अग्री करते हैं, और क्या हरियाणा की आर्थिकी में अब अलग अलग कोने हरियाणा के उसी हिसाब से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उद्योगों के लिहाज से इस बजट में क्या आपको पॉजिटिव्स नजर आए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। हरियाणा में जो बाहर की इंडस्ट्रीज आ रही है, मैं जापान की इंडस्ट्री 1200 पूरे देश में 1280 यूनिट आई हैं, जिनमें 28% अकेले हरियाणा में। आप समझिए कि 400 इंडस्ट्री केवल हरियाणा में, 1280 यूनिट जो जापान के लगे हैं। उनके दो सबसे बड़े यूनिट जो है, जो मारुति के, एक हरियाणा में पहले गुड़गांव में लगा, दूसरा खरखुदा में आ रहा है। अगर हम पूरे देश में अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, ये हमारा रिवाड़ी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। पूरे देश के जितने आपके एक्सकवेटर बनते हैं वो 63% अकेला हरियाणा बना रहा है। पूरे देश में जितनी कारें बनती है उसका 51% हम अकेले बना रहे हैं जी। पूरे देश की जितनी क्रेन्स बनती है उसका 53% अकेला हरियाणा बना रहा है। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बना रहा है। ये तभी हो रहा है ना जब इंडस्ट्रियल हम बहुत आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा तो इस मामले में बहुत, जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो रेवेन्यू पैसा उसी से आता है। इसी करके आज हरियाणा सब में आगे हो रहा है। मैं आपको एक और फिगर देता हूँ कि बॉम्बे की आबादी 3 करोड़ है जी। और बॉम्बे में जो पर कैपिटा इनकम अगर नेशनल ग्रोथ और जीडीपी से हम जाएं तो वहाँ जो है, वहाँ और हरियाणा में अगर देखें तो हरियाणा बहुत आगे जा रहा है। पूरे देश में हम सबसे आगे हैं। सर, क्योंकि बात उद्योगों की भी हमने कर ली और किसानों की बात अगर ना करें, और हरियाणा को हम कवर कर रहे हैं और आप हरियाणा में मिनिस्टर है, तो ये हरियाणा के साथ ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैं उसी पे बता रहा था, प्रदेश कहा जाता है। किसानों के लिहाज से आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? और किसानों के साथ सर, किसानों के साथ मैं इसे इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा था कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो सोनीपत का इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित उससे हुआ था। तो उस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? क्या एमएसपी जो और फसलों पर मांग की जा रही है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा? देखिए, कई बार गवर्नमेंट की टॉप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का सब्जेक्ट होता है। जब भी कोई ऐसा मूवमेंट हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों को बुलाया था। पिछली बार जब सबसे पहले जब किसान आंदोलन हुआ तो बैठ के दिल्ली में बातचीत हो गई थी। नेताओं ने कहा था कि एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म। ये एक्ट आया, वापस हो गया। इससे पहले तो कभी ये इशू था ही नहीं और अब भी कहीं इस तरीके का मामला नहीं है। सरकार ने कहा है एमएसपी के लिए तुम ठीक टर्म्स लेके आ जाओ, सरकार देने को तैयार है। अगर आम किसानों से बात की जाए तो कोई इशू नहीं है, पर जब जो नेता लोग ये करते हैं, ये इन्होंने अपनी दुकानें खोल के, ये तो फिर हर मामले में जब भी 5 बात को मानो 6ठी नई बात लेके आ जाएंगे, 7वीं नहीं। बिल्कुल रंजीत जी, अब मैं चाहूंगा कि विधानसभा चुनावों पर भी हम थोड़ी बात कर लें। विधानसभा चुनावों के लिहाज से कैसी तैयारी बीजेपी की? क्योंकि अलग अलग स्तर पर बहुत सी चीज़ें की जा रही है। बहुत से लोग बीजेपी में भी आ रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस में भी जा रहे हैं। ये स्थिति अमूमन दिखती है चुनावों से पहले, लेकिन तैयारी किस तरीके की है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में झटके लगे, 5 सीटें हाथ से चली गई, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 19 में 10 थी, 24 में 5 ही रह गई। उस हिसाब से एक डेंट, एक कहीं ना कहीं बड़ा गैप है, उसे भी फिल करना है। किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है विधानसभा चुनाव में? देखिए, पूरी लोकसभा में पिछली बार जो थी 301 सीट थी, 240 आई है। कांग्रेस 90 पे खड़ी है, 100 का आंकड़ा भी नहीं आया। विधानसभा में अगर आप देखें तो विधानसभा में 2014 में हम 40 सीट जीते थे, बीजेपी के खाते में 47 सीट आई थी, 47। 2019 के चुनाव में जहां विधानसभा में जीते वो 40 सीट आई थी, और अब जो इस वक्त चुनाव है उसमें 43 सीट पे अकेली बीजेपी जीती है। उसके बाद बहुत परिवर्तन है। बहुत जो फॉर्मेडेबल कैंडिडेट हैं, अच्छे लोग हैं, जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जिनके लोगों में इमेज अच्छी है, वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ चुनाव के मौके पे अकेले बीजेपी 55-60 सीटों पे जीत के आएगी। कांग्रेस में जो हारने का कारण होगा वो ये होगा कि कोई संगठन नहीं है, पिछले 15 साल से कोई संगठन नहीं, एक आदमी की पार्टी है, एक आदमी पार्टी चला रहे, जितने सीनियर लीडर्स हैं उसके खिलाफ वो सब हराने के काम में लगेंगे। सर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर खास तौर पर काम करने वाले हैं, क्योंकि अग्निवीर को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचता हुआ नजर आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विपक्ष बहुत सवाल उठाता है, महंगाई की वो बात लगातार करता है, रोजगार की वो बात लगातार करता है, पोर्टल्स पर बहुत सवाल उठाता है, पीवीपी को लेकर घेरता हुआ नजर आता है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें और ज्वलंत कर दिया जाएगा आने वाले समय में, तो लोगों तक आप अपनी बात को आसानी के साथ समझा पाएं और इन तमाम मुद्दों पर भी अपनी बात को स्पष्टता के साथ रख पाएं, उसके लिए कोई प्लान तैयार हो रहा है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो दुनिया में, लंदन में भी ये इशू है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी। जैसे पॉपुलेशन देश के 145 करोड़ की आबादी है, तो ये बात ठीक है कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि हमारी जो मेन जो चीज़ आती है वो आती है कि जिस पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा था, बीच में बंद हो गए थे, कि बॉम्बे की आबादी 3 करोड़ है और वहाँ की इकॉनमी जो है $900 बिलियन है। हमारा गुड़गांव जो आता है, जिसे गुरुग्राम हम कह रहे हैं अभी, उसकी जो है आबादी 14 लाख है और यहाँ की जो इकॉनमी है वो $300 बिलियन है। तो आप देखिए पर कैपिटा इनकम में एशिया में भी गुड़गांव 1 नंबर पे आ रहा है। हरियाणा बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। तो हमारे ये इश्यूज़ है नहीं, लोग तो ये देखते हैं कि हरियाणा बहुत है, हर चीज़ में मेडल्स आते हैं तो हम 1 नंबर पे हैं, पर एकड़ अगर यील्ड के हिसाब से देश में जाए तो पूरे देश में हरियाणा 1 नंबर पे आता है। खेती के हिसाब से चर्चा करें तो कभी और स्टेट का नाम नहीं आता, पंजाब हरियाणा का आता है। पंजाब हरियाणा हर चीज़ तय करते हैं, हर चीज़ से बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हमारे इश्यूज ऐसे हैं जिसपे लोग सरकार का साथ देंगे। कांग्रेस में जब भी सरकारें बनी, घोटालों के मामले हुए, कहीं कभी स्काईलाइट का आ गया, कभी कॉमर्शियल प्लॉट्स में उसमें इंस्टीट्यूशन प्लॉट अपने रिश्तेदारों को दे दिए, ये बातें लोगों के सामने आती हैं, लोग इन्हें सुनते हैं। हरियाणा बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस है हरियाणा में। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर आपसे कर रहा हूं, क्योंकि बात हमने बजट की भी कर ली, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हम आए हैं। रणजीत चौटाला के आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, और अगर लड़ने वाले हैं तो कहां से लड़ने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां आपकी है? क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आप पिछली गवर्नमेंट में भी थे, यानी मनोहर लाल के साथ भी कैबिनेट मिनिस्टर थे और नायब सैनी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जी, मैं मेरे पुराने विधानसभा से लड़ूंगा, रानिया से लड़ूंगा, और वहीं से देखिए पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है। मेरी इच्छा है कि मैं रानिया से लड़ूँ, रानिया से चुनाव लड़ूंगा। और आज के दिन तो सामने कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं है, कोई आज 100% सीट निकल के आएगी। चलिए, बहुत कॉन्फिडेंट भी आप लग रहे हैं, बेहद शुक्रिया सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो ये आपने सुना रणजीत चौटाला, बिजली मंत्री हरियाणा को, जिनकी तरफ से तमाम बातों पर खुलकर अपने विचार रखे गए। बजट के साथ साथ लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस, विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले वक्त में किस तरीके की तैयारियां और खुद वो कहां से लड़ना चाहते हैं, इन तमाम बातों पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी है। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।